दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हर मंथ में एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जहां पे हम आपको बताते हैं कि लास्ट पर्टिकुलर मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय किया और कौन से स्टॉक्स को सेल किया। जिसके चलते आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड ने कौन से 3 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया और कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स थे जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग की म्यूचुअल फंड्स ने। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी कंपनीज के बारे में। 3 कंपनीज जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई बाय म्यूचुअल फंड्स, 3 ऐसी कंपनीज जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई बाय म्यूचुअल फंड्स। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं कि ये सब कंपनीज हमने रैंडमली चूज की हैं। हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लाते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप कोई भी हमारी वीडियो मिस नहीं करेंगे, ताकि आपके तक सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और मैं बात करता हूं सबसे पहली कंपनी की जहां पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जुलाई के महीने में। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पहली कंपनी की, तो पहली कंपनी आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी निकल के आती है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और जिसका शेयर प्राइस अभी करंटली 2250 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं मार्च के बॉटम से, तो अभी तक ऑलमोस्ट 40% ऊपर जा चुका है। और आपने रिसेंट के टाइम्स में देखा है कि जब से क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था, तो कोविड की वजह से काफी कंपनीज, काफी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आया था और कंपनीज ने बहुत बुरा परफॉर्म भी किया था। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकल के आया था जिसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है कोविड सिचुएशन के अंदर भी, क्योंकि इनका काफी सारा कॉस्ट भी बचा था, जिसके चलते इनके प्रोसेस में काफी सारा ऑप्टिमाइजेशन देखा गया था, जिसके चलते आईटी सेक्टर में सभी कंपनीज ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। अगर आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो और विप्रो हो, और सभी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया, जिसके बाद इनका शेयर प्राइस काफी ऊपर भी गया और जिसके चलते इनके शेयर होल्डर्स को इन कंपनीज ने ठीक ठाक रिटर्न भी दिया। जिसके चलते अभी भी देखा जा सकता है कि म्यूचुअल फंड का काफी इंटरेस्ट बना हुआ है आईटी सेक्टर के अंदर, और जिसके चलते उन्होंने टीसीएस में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है लास्ट 1 महीने के अंदर। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने जुलाई मंथ में 62,91,800 के आसपास क्वांटिटी के शेयर्स बाय किए हैं टीसीएस कंपनी के। जो अगर हम टोटल वैल्यू देखें तो टोटल वैल्यू का इन्वेस्टमेंट 1370 करोड़ के आसपास का किया गया है ओनली इन टीसीएस, और ये वैल्यू के टर्म्स में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बाय टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। दोस्तों, बात करता हूं पीआई इंडस्ट्रीज की। पीआई इंडस्ट्रीज की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये सेकंड कंपनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स ने इन मंथ ऑफ जुलाई। अगर मैं पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस की बात करूं तो इसका करंट शेयर प्राइस 1930 रुपीज के आसपास ट्रेड करता है। अगर हम पिछले 1 साल की रिटर्न की बात करते हैं इस कंपनी की, तो पीआई इंडस्ट्रीज ने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो आपको बताता है कि ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जब निफ्टी एक्चुअल में नीचे गई थी काफी ज्यादा, वैसे टाइम में इस कंपनी ने 70% से ज्यादा का रिटर्न दिया, जो कि काफी अच्छा पॉइंट माना जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी से रिगार्डिंग। तो दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज की अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये कंपनी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यूट्रिएंट बनाती है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होते हैं। तो दोस्तों, कोविड सिचुएशन का आपने जो इम्पैक्ट देखा होगा, तो आपने इम्पैक्ट देखा था कि सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड सिचुएशन का, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकल के आया था जिसके ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बाकी कंपनीज हैं जो सेम सेक्टर में ऑपरेट करती हैं, तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज में टोटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड ने कितने शेयर्स बाय किए हैं, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू निकल के आती है 67,98,000 के आसपास की। अगर हम वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो नंबर है 1100 करोड़ के आसपास का। तो दोस्तों, अगर हम वैल्यू की बात करें तो वैल्यू के टर्म्स में पीआई इंडस्ट्रीज सेकंड ऐसी कंपनी है जिसमें सारे म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन लास्ट पर्टिकुलर मंथ। दोस्तों, पीआई इंडस्ट्रीज के अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो सेम सेक्टर में और भी काफी कंपनीज है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि धानुका एग्रीटेक, रैलीज इंडिया। अगर हम पी रेशो की बात करें तो पीआई इंडस्ट्रीज का जो पी रेशो है वो करंटली 58 के आसपास है, लेकिन अगर हम इसको इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो रैलीज इंडिया, तो रैलीज का पी रेशो 27 का है, धानुका का पी रेशो 20 का है, जिसके कंपैरिजन में पीआई इंडस्ट्रीज का पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसके चलते इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड भी किया है। उसका शेयर प्राइस काफी ऊपर गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर।
दोस्तों पीआई इंडस्ट्रीज के अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो जून क्वार्टर ऑफ 2020 में इस पर्टिकुलर कंपनी ने 146 करोड़ का अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जून क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब इनका नेट प्रॉफिट 102 करोड़ के आसपास का था। तो जिसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 45% का जंप देखा जा सकता है नेट प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं तो इनके रेवेन्यू में भी काफी जंप हुआ है फ्रॉम 754 करोड़ टू 1060 करोड़। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर कंपनी का काफी इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 20% टू 22%। मतलब कि रिसेंट के क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट अपना निकाल के दिया है, जिसके चलते शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में काफी ज्यादा बाइंग की है और आपने देखा भी होगा कि इसका शेयर प्राइस काफी ऊपर गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर ही। दोस्तों बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जो कंपनी आईटी सेक्टर से निकल के आती है और ये कंपनी आईटी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में जुलाई मंथ में टोटल म्यूचुअल फंड्स ने अराउंड 997 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, जो वैल्यू के टर्म्स में तीसरी ऐसी कंपनी बन जाती है जहां पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगर मैं क्वांटिटीज की बात करता हूं तो म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 2 करोड़ 58 लाख 87,000 के आसपास की क्वांटिटी बाय की है इन्फोसिस लिमिटेड की। दोस्तों इन्फोसिस के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इन्फोसिस का शेयर प्राइस करंटली 960 के आसपास ट्रेड करता है। मार्च के बॉटम से लेके अभी तक ये कंपनी ऑलमोस्ट 75% ऊपर जा चुकी है, मतलब कि काफी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को पिछले कुछ टाइम के अंदर। और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इन्फोसिस का क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक निकल के आया था, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई ऐसी कंपनीज की जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड्स ने इन मंथ ऑफ जुलाई। इन लिस्ट के बाद भी 3 और कंपनीज के मैं आपको नाम बता देता हूं जो कि इस लिस्ट में है, जहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं तो इसके बाद आता है आईसीआईसी लिमिटेड। आईसीआईसी बैंक के बाद यहाँ पे नाम आता है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का, और बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद नाम आता है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का। तो ये कंपनीज है, ये सब वो कंपनीज के नाम है जहां पे म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट पर्टिकुलर मंथ। अब मैं बात करता हूं इस वीडियो के सेकंड पार्ट की, जहां पे मैं बात करने वाला हूं उन 3 कंपनीज के बारे में जहां पे म्यूचुअल फंड ने काफी ज्यादा सेलिंग किया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब कि वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज्यादा स्टॉक सेल किए हैं इन 3 कंपनीज के, जिनके बारे में आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं पहली कंपनी की जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया बाय म्यूचुअल फंड। और इस कंपनी की अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं तो आप खुद ही गेस कर पाएंगे, इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 60% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर मैं मार्च बॉटम की बात करता हूं तो अभी तक मार्च से लेकर इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 130% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। इसके अलावा अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो फॉरेन से बहुत सी ऐसी कंपनीज निकल के आई जो अपनी रेस में लग गई कि उनको इस पर्टिकुलर कंपनी का छोटा सा हिस्सा मिल जाए। और इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में शायद आप सब लोग जानते होंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, और जो निफ्टी के इंडेक्स में या सेंसेक्स के इंडेक्स में जिसका सबसे बड़ा पोर्शन माना जाता है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज जब से जियो को लेके आया तो जियो काफी ज्यादा फेमस हुआ इंडिया में। उसके बाद हमने देखा गया कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने आके ट्राई किया कि उन्होंने वो जियो के में कुछ ना कुछ स्टेक बाय कर पाए, जिसके बाद देखा गया कि रिलायंस ने बहुत अच्छा ग्रोथ करके दिखाया अपने पर्टिकुलर शेयर में। और इस कंपनी ने जैसे एक्सपेंशन किया वैसे अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी किया, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया पिछले कुछ टाइम में और अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के दिया। लेकिन अगर मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर, तो ये पहली ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया बाय म्यूचुअल फंड्स इन मंथ ऑफ जुलाई। अगर मैं बात करूं कि कितने वैल्यू की सेलिंग की गई है तो वैल्यू निकल के आती है 4290 करोड़। अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो ये वैल्यू निकल के आती है 2 करोड़ 27 लाख 56,000 शेयर्स के आसपास की। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, तो वहां पे रिलायंस सबसे पहले नंबर पे आता है जहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया है। और म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा अपने शेयर जो सेल किए हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के सेल किए हैं इन मंथ ऑफ जुलाई। दोस्तों बात करते हैं सेकंड कंपनी की, तो सेकंड कंपनी का नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एचडीएफसी भी बोला जाता है। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऐसी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जहां पे सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया बाय म्यूचुअल फंड। अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं तो एचडीएफसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,22,000 करोड़ के आसपास का है। इसकी पी रेशो 14 के आसपास की है, जो इसके पीयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं एचडीएफसी के रिसेंट के क्वार्टर की बात करता हूं तो जून क्वार्टर में एचडीएफसी ने ठीक ठाक रिजल्ट निकाल के दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। अगर थोड़ा सा मैं उसके रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों जून क्वार्टर में एचडीएफसी ने
950 करोड़ के आसपास का अपना नेट रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब इनका रेवेन्यू हुआ करता था 23,180 करोड़। मतलब कि जिसके कंपैरिजन में एक ठीक ठाक जंप देखा गया है इसके रेवेन्यू के अंदर। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं इसके नेट प्रॉफिट की, तो एक साल पहले इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था 3094 करोड़, जो अभी बढ़ के हो गया है 3614 करोड़। मतलब कि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक निकल के आया है, जिसके चलते इसका शेयर प्राइस भी ठीक ठाक अमाउंट से ऊपर गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। दोस्तों अगर हम एचडीएफसी के रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को -12% का रिटर्न दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एचडीएफसी के कितने वैल्यू के शेयर्स को सेल किया गया, जो वैल्यू निकल के आती है 978 करोड़ की, जो वैल्यू के टर्म्स में सेकंड ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू के शेयर सेल किए गए। अब मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की जो सेल किए गए, और वो क्वांटिटी निकल के आती है 55,35,000 के आसपास की। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस, जिसमें सबसे बड़ा सेलिंग प्रेशर देखा गया इन टर्म्स ऑफ लास्ट मंथ बाय म्यूचुअल फंड। अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो ये वैल्यू निकल के आती है 796 करोड़ के आसपास की, जो इसको बना देता है तीसरी ऐसी कंपनी जहां पे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू सबसे बड़ा सेलिंग किया गया इन मंथ ऑफ जुलाई। दोस्तों अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी के सेल किए गए, तो वो वैल्यू निकल के आती है 26,18,000 के आसपास की। अब मैं बात करता हूं बजाज फाइनेंस के पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की। दोस्तों पिछले कुछ टाइम में बजाज फाइनेंस के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बजाज फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के दिया था। एक टाइम पे इसका शेयर प्राइस 4800 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि एनबीएफसी सेक्टर में काफी ज्यादा नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद कोविड सिचुएशन भी आ गया, जिसके बाद इसका शेयर प्राइस नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है, और 4800 के लेवल से गिर के एक टाइम पे इसका बॉटम 1800 रुपीज के आसपास बनता है, जिसके बाद यहाँ पे से रिकवरी देखी जा सकती है। और अगर हम रिकवरी की बात करें तो बॉटम से लेके अभी तक इसका शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 75% ऊपर जा चुका है। करंटली जो 3300 या 3400 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर हम कुछ पैरामीटर्स की बात करें जैसे कि एनपीए या इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, उन सब पैरामीटर्स में अभी भी बजाज फाइनेंस काफी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि जब सारे लोन्स मॉरिटोरियम से बाहर आएंगे उसके बाद इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहती है और इसके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये थी वो 3 कंपनीज जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया बाय म्यूचुअल फंड्स इन मंथ ऑफ जुलाई। तो अगर मैं फिर से सीक्वेंस की बात करता हूं तो पहले नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी, और तीसरे नंबर पे आता है बजाज फाइनेंस। अगर मैं आपको कुछ और कंपनीज का नाम बताता हूं जहां पे काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया बाय म्यूचुअल फंड्स इन लास्ट पर्टिकुलर मंथ, और वो कंपनीज का नाम है आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक और इसके अलावा वेदांता। तो ये 3 और कंपनीज है जहां पे काफी ज्यादा सेलिंग देखा गया बाय म्यूचुअल फंड इन मंथ ऑफ जुलाई। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूं कि जो हमने ये नाम बताए इन पर्टिकुलर शेयर्स के, ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एज ए कंपनी, एज ए इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड आजकल कौन से शेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है और कौन से पर्टिकुलर शेयर्स को सेल कर रही है। तो ये आपको एक अच्छी नॉलेज देता है और आपको पता चलता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो ये कंपनीज बताने के पीछे हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको किसी भी पर्टिकुलर शेयर का बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन दें। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो खुद अपनी रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है जिसके हिसाब से वो बाय या सेल करते हैं पर्टिकुलर कंपनीज को। तो जरूरी नहीं है कि जिन कंपनीज को वो बाय कर रहे हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको भी वो कंपनी बाय करनी चाहिए, और जिन कंपनीज को म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं आपको भी कंपनी सेल करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था। आप एक अच्छी अपनी रिसर्च करें, और अगर आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है, आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो डेफिनेटली आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी आपके पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो डेफिनेटली आपको उस कंपनी को सेल भी करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि इन 6 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, जिस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर लेके आते हैं, जो आपको एक अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।